हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। हम लोग ने जो स्तन्य विज्ञान टॉपिक स्टार्ट किया था उसका ये चौथा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग बेसिकली बात करेंगे जो स्तन्य दृष्टि हम लोग ने टॉपिक देखा था उसके कुछ और जो अदर स्तन्य दृष्टि हमें देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम लोग ने एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो स्तन्य उत्पत्ति, स्तन्य संपत्ति लक्षण आदि क्लियर कर लिए थे। फिर उसके बाद स्तन्य दुष्टि के बारे में बात किया था और स्तन्य विद्रदी के बारे में बात किया था। स्तन्य दुष्टि के अंदर ही हमें कुछ और देखने को मिलता है व्याधियास, उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है स्तन्य क्षय। स्तन्य क्षय में क्या बोला गया कि स्तन्य क्षय, स्तन्य और म्लानता, स्तन्य असंभव अल्पता हुआ। मतलब क्या होता है कि स्तन्य क्षय की अवस्था कब कहते हैं? जब स्तन्यों में मलनता देखने को मिलती है और जो स्तन्य होता है उसकी असंभवता देखने को मिलती है या अनुपस्थिति, मतलब कि स्तन्य बाहर नहीं निकलता है या फिर स्तन्य बहुत कम निकलता है, तो इस कंडीशन को स्तन्य क्षय कहते हैं। अब स्तन्य क्षय की चिकित्सा में हमें क्या करना चाहिए बेसिकली? तो स्तन्य क्षय में हमें श्लेष्मवर्धक द्रव्यों का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। इसमें सूरा, षष्टिक, साली और मांस, शर्करा, दधि और हृदय जो द्रव्य होते हैं उनका प्रयोग करने के लिए बोला गया है। स्तन्य जनन औषधि का प्रयोग करने के लिए बोला गया है। स्तन्य जनन औषधियों के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें हम लोग ने स्तन्य विद्रदी के बारे में पढ़ा था। तो उसमें स्तन्य जनन औषधि और स्तन्य शोधक औषधि के बारे में बताया था, जो कि चरक के अनुसार वर्णन मिलता है। तो अगर उसके बारे में देखना है तो आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। तो क्या क्या याद रखना है स्तन्य क्षय में कि स्तन्य क्षय की कंडीशन में जो स्तन होता है उसमें म्लानता देखने को मिलती है और स्तन्य जो होता है वो भी उसकी अनुपस्थिति हो सकती है या फिर कम स्तन्य की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे में श्लेष्मवर्धक आहार का प्रयोग करना है और दूसरा स्तन्य जनन औषधियों का प्रयोग करना है। और वमन का इसमें निषेध बोला गया क्योंकि ये जो कंडीशन होती है बेसिकली वातज के कंडीशन में लेते हैं, इसमें वमन नहीं करने के लिए बोला गया है। दूसरा कंडीशन जस्ट इसके अपोजिट आता है, दैट इज स्तन्य वृद्धि। मतलब कि इस कंडीशन में क्या हो रहा है? स्तन्य ज्यादा उत्पन्न हो रहा है। तो बोला गया स्तन्यम स्तन्योर अपिनत्व मुहुर्मुहु प्रवृत्तिम तोदश्य। क्या बोला गया कि स्तनों में भारीपन देखने को मिलता है, बार बार मुहुर्मुहुर स्तन्य की प्रवृत्ति अपने आप स्टार्ट हो जाती है और स्तन में तोद रहता है, भारीपन रहता है, स्तन में तोद रहता है। तो ये सभी लक्षण हमें स्तन्य वृद्धि में देखने को मिलता है। इसकी चिकित्सा में हम लोग क्या करेंगे? तो इसकी चिकित्सा में बोला गया है कि यथावश्यक शोधन और संशमन करेंगे। ठीक है, यथावश्यक इसमें क्या करना है? शोधन, जिसमें हम लोग स्तन्य शोधक औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्षय की अवरुद्ध क्रिया करनी है, मतलब कि इसमें आहार विहार आदि करनी है। मतलब कि क्षय कराने वाले, जो कि वातर बढ़ाने वाले, मतलब कि लंघन करने वाले जो द्रव्य होते हैं उनका प्रयोग करने के लिए बोला गया है। वृद्ध धातुओं के रास कर आहार विहार का सेवन करना। ठीक है, जो बढ़ा हुआ धातु है जैसे कि रस धातु अत्यधिक बढ़ने के कारण या फिर रक्त आदि धातु बढ़ने के कारण, स्तन्य की अत्यधिक उत्पत्ति होने के कारण, तो उसके क्षय करने वाले या फिर रास करने वाले आहार विहार का सेवन करना है। और इसमें वमन और विरेचन करने का प्रयोग मिलता है। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान देना है कि स्तन्य क्षय के में हमें वमन आदि नहीं करना है, लेकिन स्तन वृद्धि के कंडीशन में हमें वमन विरेचन करना है। इसमें अपत्य क्या बोला गया? मंड और इक्षु का सेवन अपत्य बोला गया है इन केस ऑफ द स्तन वृद्धि। वहीं पे तीसरा कंडीशन आता है स्तन्य नाश। तो स्तन्य नाश में क्या बोला गया है? इसके निदान की बात कर लेते हैं। तो बोला गया क्रोध, शोक, अवात्सल्य। क्रोध मतलब क्या? बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। अवात्सल्य मतलब क्या होता है कि जो माता होती है उसको अपने बच्चे के प्रति कोई लगाव नहीं होता, कोई अटैचमेंट नहीं होता, उसको अवात्सल्य कहते हैं। इसके अलावा लंघन और व्यायाम करने की वजह से अत्यधिक रुक्ष अन्नपान, कर्षण आहार विहार सेवन, क्रोध, शोक, काम इत्यादि अत्यधिक होने की वजह से, शोधन द्रव्यों के अत्यधिक प्रयोग होने से, स्वभाव आदि करने की वजह से, जैसे कि क्रोध आदि, जो चिंता भय आदि है वो अत्यधिक करने के कारण, अत्यंत अवतर्पण करने के कारण और अगेन गर्भ धारण करने के कारण यहाँ पे क्या होता है? स्तन्य का नाश देखने को मिलता है। तो इसमें सुश्रुत के अनुसार ये जो है क्रोध, शोक, अवात्सल्य आदि विश्व स्त्रिया स्तन्य नाशो भवति, ये आप याद कर सकते हो कि क्रोध, शोक और अवात्सल्य के कंडीशन में क्या होता है? स्त्रियों में स्तन्य का नाश देखने को मिलता है। स्तन्य नाश में हम लोग क्या क्या चिकित्सा कर सकते हैं? तो स्तन्य नाश में बेसिकली बोला गया है कि सिधु नामक मदिरा को छोड़कर अन्य मदिरा का सेवन करना है। ठीक है, जो सिधु मदिरा होती है उसका सेवन छोड़ के उसके अलावा जितने भी मदिरा के प्रकार है उनका सेवन करने के लिए बोला गया है। इसमें वराह मांस और माहिष मांस को छोड़कर अन्य मांस का सेवन करने के लिए बोला गया है, क्योंकि ये गुरु और विस्तंभी होते हैं। इसके बाद सिद्धार्थक शाक को छोड़कर अन्य शाकों का सेवन करने के लिए बोला गया है। एंड बोला गया है कि साली, षष्टिक, यव, गेहूं, पीड़ाक, मत्स्य, मांस, रस इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। ग्राम्य, आनुप, औदक, शाक, मांस, धान्य और मांस रस का सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बोला गया द्रव, मधुर, अम्ल, लवण, भूयिष्ठ अन्नपान का सेवन कर सकते हैं एवं क्षीर, घृत, तेल पान का सेवन कर सकते हैं। सूरा, सवेर, कसेरु, सिंगाटक, विष, विदारी कंद, मधु, सतावरी, नलिका, लाबू, काल शाक आदि का सेवन कर सकते हैं। बेसिकली जो हम लोग ने ऊपर देखा यही लिख देने का आप
कि सिद्धू को छोड़कर जो अन्य मदिरा है उसका सेवन करना है, वराह और महिष मांस को छोड़कर अन्य मांस का सेवन करना है, सिद्धार्थक शाक को छोड़कर अन्य शाकों का सेवन करना है। इसके बाद द्रव्य में और क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो कि शतावरी का गोधुक्त के साथ सेवन करना है, और लहसुन एवं पलांडू का इसमें सेवन कर सकते हैं। और यहाँ पे मेन चीज क्या है कि स्तन्य जनन एवं वाजीकरण औषधियों से सिद्ध क्षीर का भी सेवन यहाँ पे कर सकते हैं। और इसमें निद्रा लेना है, सुख आराम करना है, स्तन्य क्षय की सभी जो चिकित्साएं बताई गई हैं वो इसमें करना, और स्थापन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो है ये आप इसकी चिकित्सा में लिख सकते हैं, ज़्यादा ये सब लिख के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स, और यहाँ पे शतावरी का गोदुग्ध के साथ पान, लहसुन और पलांडू का सेवन, स्तन्य जनन और वाजीकरण औषधियों से सिद्ध दुग्ध का सेवन, निद्रा आदि करना, स्तन्य क्षय की चिकित्सा करना और स्थापन बस्ती की चिकित्सा करना, ये सभी इसमें हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अपथ्य में क्या है, बहुत ज़्यादा आयास, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, क्रोध करना, मैथुन करना और शोक करना, ये सभी इसमें अपथ्य माना गया है। इसके बाद आता है हमारे पास इसी के अंदर स्तनशोफ की कंडीशन, ठीक है। स्तनशोफ भी देख लेते हैं। स्तनशोफ क्या होता है बेसिकली, तो बोला गया है कि ग्रंथि, विद्रदी एवं अलजी आदि व्याधियों से विशिष्ट लक्षण वाला चौड़ा गांठदार सम विषम आकृति का त्वचा एवं मांस में स्थित वातादि दोषों का समूह जब शरीर के किसी एक दिश में स्थित होता है तो उसे शोफ कहते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या बोला गया है कि ग्रंथि, विद्रदी एवं अलजी आदि जो व्याधियां हैं उसके उनके समान विशिष्ट लक्षण वाला जो सम विषम आकृति वाला त्वचा और मांस में जो स्थित वायु है वहाँ पे एक उत्सेद आदि उत्पन्न करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शोफ कहते हैं। और यही शोफ जब स्तन प्रदेश में होता है तो उसको स्तन शोफ कहा जाता है। इसके भेद की बात करते हैं तो भेद में इसके 6 भेद बोले गए हैं। जैसे कि हमें विद्रदी में भी 6 भेद देखने को मिलता है अष्टांग हृदय के अनुसार, वैसे ही इसके भी 6 भेद बताए गए हैं और सेमी भेद हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और आगंतुज। सामान्य लक्षण की बात करते हैं तो सामान्य लक्षण में बोला गया है कि उत्सेद सामान्यतः, मतलब क्या होता है कि जो हमारा शोफ होता है उसमें सबसे कॉमन लक्षण क्या होता है कि इसमें उत्सेद रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उत्सेद होता है, मतलब वहाँ पे जहाँ पे भी शोफ होगा वो पार्ट थोड़ा उभरा हुआ रहेगा, उठा हुआ रहेगा। तो अब इसके बाद जो प्रकार है उनके अनुसार लक्षण की बात करते हैं। वातज शोफ की बात करते हैं तो वातज स्तन शोथ में जो शोफ रहेगा अरुण या फिर कृष्ण वर्ण वाला रहेगा, खुरदुरा रहेगा, मृदु रहेगा और इसमें सुई के चुभने जैसी पीड़ा देखने को मिलती है। वहीं पे पित्तज की जब बात करते हैं तो पित्तज में क्या बोला गया कि पीले वर्ण का रहेगा या फिर इसमें मुलायम रहता है, रक्त मिश्रित हो सकता है, शीघ्र बढ़ने वाला रहता है, ओस चोस आदि वेदनाओं से युक्त ये देखने को मिलता है। वहीं पे कफज में बात करें तो कफज में बोला गया कि पांडु वर्ण का या सफ़ेद वर्ण का हो सकता है, कठोर रह सकता है, शीतल हो सकता है या फिर मंद गति से, ठीक है। वातज और पित्तज क्या होता है, थोड़े तेजी गति से बढ़ने वाले रहते हैं, लेकिन जो कफज वाला रहता है वो मंद गति से बढ़ने वाला रहता है और इसमें कंडू आदि जो वेदनाएं होती है ये ज़्यादा देखने को मिलती हैं। वहीं पे सन्निपातज की बात करें तो सभी दोषों से मिश्रित लक्षण देखने को मिलता है। वहीं पे रक्तज में भी हमें पित्तज के समान ही लक्षण मिलता है, लेकिन इसमें जो कालापन होता है वो अत्यधिक रहता है। हम लोग ने क्या देखा पित्तज में कि यहाँ पे पीतले वर्ण का होता है, लेकिन जब रक्तज की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ब्लैकिश डिस्कलरेशन में चला जाता है। वहीं पे आगंतुक शोफ भी इसमें हमें बोला गया कि पित्तज और रक्तज शोफ के लक्षणों से युक्त होता है और रक्त के वर्ण वाला होता है, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे लालिमा ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं पे इसके चिकित्सा सिद्धांत की बात करते हैं कि स्तन्य शोफ में हम लोग क्या क्या चिकित्सा करते हैं, तो इसमें बोला गया कि लेप, अभ्यंग एवं परिस्वेग का दोषा अनुसार उचित प्रयोग करना है, ठीक है। मतलब कि अगर जैसे वात दोष है तो वात नाशक जो लेप होता है उनका आदि प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही सर्वप्रथम सोथर लेप का प्रयोग करें, उसके बाद परिसेचन करें, उसके बाद विप्लापन आदि करके रक्त मोचन का प्रयोग करें, ठीक है। तो क्या बोला गया है शोफ की चिकित्सा में सबसे पहले क्या करना है, हमें सोथर लेप का प्रयोग करना है। एक बार सोथर लेप का प्रयोग हो गया तो उसके बाद क्या करना है, परिसेचन करना है उस प्रदेश का, उसके बाद विप्लापन करना है और रक्त मोचन कर सकते हैं। शीतोपचार का प्रयोग करना है इसमें, और उसके बाद वेदना एवं पाक के समनार्थ हम लोग रक्त मोक्षण का प्रयोग करते हैं और विशेषकर जलोका द्वारा यहाँ पे रक्त मोक्षण हम लोग करते हैं। वहीं पे चिकित्सा मेन में हम लोग क्या करते हैं, बाह्य प्रयोगार्थ औषधि और अभ्यंतर प्रयोगार्थ औषधि की बात करें तो न्योग्रादि कषाय से घृत, क्षीर एवं शर्करा मिलाकर परिसेक कर सकते हैं, ठीक है। न्योग्रादि जो कषाय होते हैं उसमें घृत या फिर क्षीर या फिर शर्करा मिलाकर उससे परिसेक कर सकते हैं बाह्य प्रयोग में। उसके अलावा दशमूल से सिद्ध सुखोष्ण जल, दूध या घृत या तेल से परिसेक कर सकते हैं। मिश्री, जौ का सित्तू, मुलेठी, घृत से निर्मित प्रदेह या फिर लेप का प्रयोग वहाँ पे कर सकते हैं। और मुलेठी, जौ का चूर्ण, तेल से और घी से निर्मित आलेप का प्रयोग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये न्योग्रोध आदि वाला आपको अच्छे से याद रखना है कि न्योग्रोध आदि कषाय में जो घृत, क्षीर एवं शर्करा होते हैं उसको मिलाकर परिसेक करना है और उसके बाद लेप आदि का प्रयोग कर सकते हैं। शीतल लेप का बेसिकली प्रयोग करते हैं जिसमें हम लोग ये आप याद कर सकते हो
हिनोग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ एवं प्लक्ष के वल्कों को घृत के साथ मिलाकर उसका प्रदेह करते हैं। इसके बाद अभ्यंतर औषधि प्रयोग में बेसिकली हमें त्रिफला गुगुल का प्रयोग देखने को मिलता है, दशमूल क्वाथ का प्रयोग देखने को मिलता है और दशमूल छिन्न रुहा, पथ्या, दारू, पुनवा और सिगरू एवं शुंठी के क्वाथ का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सिगरू आदि का प्रयोग हमें विद्रधि और शोथ दोनों की अवस्था में ज़्यादा प्रयोग करते हुए देखने को मिलता है। तो होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें रिलेटेड टू द स्तन्य क्षय, स्तन्य नाश, स्तन्य वृद्धि और स्तन्य शोथ क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोज में उसको और अच्छे से समझा सकूं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सकें। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोज इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।